अंतःविज्ञान की चर्चा चल रही है, सिंधु सभ्यता के मोहरों की चर्चा चल रही है। अंतःविज्ञान को किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है सिंधु सभ्यता के मोहरों पर, उसकी चर्चा चल रही है। तो अक्षर की चर्चा होगी। पहले विभिन्न तरह के अनुभूतियों की चर्चा होगी। सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है अखंडता की अनुभूति, और उस अनुभूति तक पहुंचने में साधक को अन्य स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज अस्थिर, जो सामान्य लोगों की स्थिति है, उसमें अंतर्विज्ञान की चिंतन नहीं किया जा सकता है, मनन नहीं किया जाता है। अखंडता की अनुभूति क्या है, इस पर किसी तरह का चिंतन नहीं कर पाते हैं लोग, और सांसारिक विषयों में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरा स्टेज है प्रयास करना, शून्य का अवलोकन करना, उस पर टिके रहने की कोशिश करना, अंतःविज्ञान को समझने की कोशिश करना, यह दूसरा स्टेज है। और तीसरा स्टेज है कि शून्य का अवलोकन करते करते इतना तेज अवलोकन करने लगना कि प्रकृति का चिंतन, मनन और परिस्थिति का उपेक्षा हो जाना, तीव्र गति हो जाती है शून्य का अवलोकन करने में। और चौथा स्टेज है प्रकृति और पुरुष का समान भाव से महत्व देना, सर्वोच्च स्थिति है साधक। अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेना, अखंडता की अनुभूति के साथ वातावरण के साथ समायोजन का स्थापित कर लेना, यह चौथा स्टेज है। यानी अगर इसे तुलना किया जाए तो आप पहाड़ की चोटी को देख रहे हैं, जमीन समतल इस तरफ भी है और जमीन समतल उस तरफ भी है। इस तरफ का जमीन जो पहला स्टेज का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। जब लोग प्रयास नहीं करते हैं अंतर्विज्ञान के बारे में, जो सामान्य लोगों की स्थिति है। दूसरा है चोटी पर चढ़ने जैसा प्रयास करना, और तीसरा है ऊपर से नीचे आना, बाध्यता, और चौथा है पुनः अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेना। तो पहला स्टेज स्थिर है और दूसरा स्टेज प्रयास है, तीसरा स्टेज बाध्यता है और चौथा स्टेज पूरा स्थिरता है। एक तरफ अखंडता की अनुभूति तक पहुंचना हर एक साधक का प्रयास रहता है। तो ये 4 स्टेज है, और चारों स्टेज को प्रतीक के रूप में सिंधु सभ्यता में कैसे अभिव्यक्त किया गया है, यह समझने की जरूरत है। पहला स्टेज नकारात्मक है और चौथा स्टेज पूर्ण सकारात्मक। पहला स्टेज का जो प्रतीक है सिंधु सभ्यता में, वह बिना कुबर वाला सार है। दूसरा स्टेज जो प्रयास है, वह कुबर वाला सार उसका प्रतीक है। तीसरा स्टेज कंपित एक श्रृंगी है, श्रृंगी में उबर खावर जैसा सिंह उसका बनाया गया है, एक श्रृंगी का। वह तीसरा स्टेज है जब बाध्यता रहती है। और चौथा स्टेज जब अखंडता की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, उसका प्रतीक है एक श्रृंगी, सम्यक एक श्रृंगी। यह 4 स्टेज है, और इस चारों स्टेजों को समझना है। जब हम मनोवृत्ति के स्टेज को समझेंगे तब अक्षर को समझ पाएंगे। एक ही अक्षर हर स्तर के मोहरों का प्रतीक पर अंकित है। एक ही अक्षर बिना कुबर वाला सार पर भी है, कुबर वाला सार पर भी है, कंपित एक श्रृंगी पर भी है,
और सम्यक एक श्रृंगी पर भी। और ये चारों स्टेज का जो प्रतीक है उसका जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति के हिसाब से अक्षर का अर्थ बदलता है। मान लिया जाए कि दो डंडा स्मृति का प्रतीक है, तब अगर बिना कुंवर वाला सांड पर अगर अंकित है तो उसका मतलब हो गया कि नकारात्मक स्मृति। कुंवर वाला सार पर आ गया तो प्रयासरत स्मृति। बिना एक कंपित एक श्रृंगी पर है तब उसका मतलब है कि बाध्यतापूर्ण स्मृति। और अगर सम्यक एक श्रृंगी पर वो अक्षर है दो डंडा जिसका अर्थ स्मृति है तो उसका मतलब हो गया कि सम्यक स्मृति। एक ही अक्षर अलग अलग मोहरों पर अलग अलग अर्थ रख रहा है, अलग अलग मनोस्थिति का प्रतीक के रूप में है। तो यह जान लेने की ज़रूरत है, यह समझ लेने की ज़रूरत है कि मोहरों का अक्षर से क्या संबंध है, और तब हम बेहतर ढंग से सिंधु सभ्यता की मोहरों के बारे में हम समझ सकते हैं। स्टेज को समझना है, उसके बाद अलग अलग पशुओं पर का जो प्रतीक मोहरे हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन पहले ये चार स्टेज को समझ लेने की ज़रूरत है। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज और चतुर्थ स्टेज। और उन स्टेजों का प्रतीक पशुओं को समझ लेना है कि प्रथम स्टेज का प्रतीक बिना कुंवर वाला सांड है, द्वितीय स्टेज का प्रतीक कुंवर वाला सांड है, तृतीय स्टेज कंपित एक श्रृंगी है और चौथा स्टेज सम्यक एक श्रृंगी है। यह अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेने की ज़रूरत है।